ओके, सबसे पहले आज जैसे हमारी फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में हम यही बताऊंगी आपको कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, इसकी आगे स्कोप क्या है, ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, इसकी ट्रेनिंग कौन देता है, क्या क्या चीज़ें साइकोलॉजी में कवर होती हैं, ये सारी। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। सबसे पहले तो टर्म बताई हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की, कि 1907 में ये टर्म आई थी क्लिनिकल साइकोलॉजी की। और इसको पहले ये थोड़ी सी ये तीन जो है डोमेन्स उनका एक एक तीन डोमेन्स का मिक्सचर है, मेडिसिन, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी का। इसमें मेडिसिन इसलिए क्योंकि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं। बस प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, वो साइकाइट्रिस्ट ही करता है। लेकिन वैसे इनका एक, जब एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक कोर्स होता है साइकोफार्माकोलॉजी, जिसमें सिर्फ साइकाट्रिक मेडिसिन होती हैं, उसकी अ, वो पढ़ाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंस का ही सब्जेक्ट है, सोशल साइंसेस में आता है, जिसमें हम ये देखते हैं, जिसमें आप थ्योरी को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस में हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं ये वो है। और हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी असेसमेंट किस तरह से हुई है, उसका बिहेवियर कैसे शेप अप हुआ है। क्योंकि जैसे भी हमारी पर्सनालिटी बनती है, या जो भी हम एक हम किसी से जिस तरीके से बात करते हैं, या हम कोई चीज़ सोचते हैं, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो डर जाते हैं, डर जो भी हमारे फियर्स होते हैं या हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, ये सब बचपन से होती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर ही आता है। कोई डिसेबिलिटी है, आपने वो वो अगर स्टडी करनी है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही आता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी फोकस करती है इंडिविजुअल के इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे, ह्यूमन फंक्शन के, कि किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैसे है, वो सोचता कैसे है बात को, उस चीज़ की के बारे में वो इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करता है। ठीक है, इमोशनली मतलब वो इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे है। कोई भी जैसे इमोशंस होते हैं ना, हमारी इमोशंस की स्टडी, जैसे इमोशंस क्या होते हैं, रोना, हंसना, खुश होना, ये हमारे सब इमोशंस है। बायोलॉजिकल ही जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आता है, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम स्टडी करते हैं। सपोज अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये बोलते हैं कि कोई इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है, सॉरी, इंडिविजुअल है, तो उसकी हमने देखना है बिहेवियर, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना है, कि अगर उसे सपोज डिप्रेशन है, डिप्रेशन का बायोलॉजिकल रीजन क्या है, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की कोई ना कोई केमिकल इम्बैलेंस हुआ होगा। जब जब किसी भी बंदे को डिप्रेशन होता है तो उसका क्या होता है, एक सेरोटोनिन है, हैप्पी हार्मोन, हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर है। वो उसमें क्या होता है कि वो उसकी सिक्रेशन कम हो जाती है, और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में सैडनेस इंक्रीज हो जाती है। ये सब बायोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल क्या है कि वो फील कैसे करता है, बात कैसे कर रहा है, महसूस कैसे कर रहा है, सोशल में सोशल इंटरेक्शन कैसा है उसका, ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही आता। इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी की के अंदर के प्रोग्राम में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, लाइक किस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे आते हैं जी। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। फिर आपने स्लाइड कोई शेयर की नहीं है, तो वो शो नहीं हो रही थी। जो मैंने आपको स्लाइड शेयर की है वो शो नहीं हो रही। नहीं, स्क्रीन स्टक है, वो डॉक्यूमेंट खुले हुए। ये अच्छा, एक सेकेंड।
मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। अब ठीक है। जी। ओके। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम का जो प्रोग्राम होता है वो किस तरह से मतलब उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, अब वो है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में सबसे पहले तो आपके पास बीएस साइकोलॉजी आपने करना है, अप्लाइड साइकोलॉजी। फिर उसके बाद अपने मास्टर्स करना है एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और उसके बाद आपने डॉक्टरेट लेवल डिग्री होती है जिसको पीएचडी कहते हैं। पीएचडी अब जरूरी नहीं है कि करें वो, अगेन वही एमफिल की तरह ही है कि अगर वो लोग करते हैं जिन्होंने एकेडमिक्स में करना है, जिन्होंने टीचिंग करनी है, या वे ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन एमएस के बीएस के बाद एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कंपलसरी है। एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि 2 साल का ये प्रोग्राम होता है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपको साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये जिसमें ऑटिज्म एडीएचडी सब पढ़ते हैं। जी। इसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाते हैं। कुछ रिसर्च के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रिसर्च मेथड्स हैं, एसपीएसएस है, और ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका थीसिस या डेजर्टेशन होता है। डेजर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तकरीबन, या आपने वही कोई सा अपना टॉपिक चूज करना होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो फिर आपको एक सुपरवाइजर के अंडर करना होता है। और फिर जब आप डिसर्टेशन सबमिट करवा देते हो, सारा कुछ कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। एमएस में इंटर्नशिप्स भी होती हैं। अब ये जी। यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। अब जैसे 2 साल की डिग्री है तो एक एक सेमेस्टर में आपका करवाते हैं चाइल्ड जी। क्लिनिकल प्लेसमेंट होती है, इंटर्नशिप होती है। उसमें आपको वो प्रॉपर क्लाइंट के साथ डील कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं ये बताते हैं, सारी चीज़ें। और इसके बाद एडल्ट्स का होता है। एडल्ट्स में यही क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिसऑर्डर्स वगैरह सारे होते हैं। तो इसके बाद आपकी डिग्री अ, 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाती है। 2.5 साल तब लगते हैं क्योंकि जो थीसिस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, लेकिन जो कोर्स वर्क होता है वो तो कंप्लीट हो जाता है 2 साल में। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के अंदर कितनी आती हैं ब्रांचेस। चाइल्ड साइकोलॉजी है जिसमें ऑटिज्म, एडीएचडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी है जिसमें हम ये देखते हैं, ये भी एक साइकोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर सपोज स्ट्रेस हुआ है तो क्यों हुआ है। इसके हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो, उसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या साइकोलॉजी से क्या लिंक है वो स्टडी करते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके उनके बारे में, उनके जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो हम स्टडी करते हैं। फोरेंसिक में लॉ को, थोड़ा बहुत लॉ को स्टडी करते हैं, क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ते हैं। फैमिली और न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी में हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ना होता है, ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में, ये सारी चीज़ें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे एक तरह की बायोलॉजी होती है उसी तरह से। इसके बाद 3 मॉडल्स ऑफ ट्रेनिंग हैं जिसमें बल्डर मॉडल है, वेल मॉडल है, और क्लिनिकल साइंटिस्ट मॉडल है। इसके बाद ये हिस्ट्री लिखी हुई है थोड़ी बहुत, वो ही क्लिनिकल साइकोलॉजी किस तरह से आई थी। और जी। ये इंट्रोडक्शन में फिर ये पीएचडी और साइट डी, ये 2 डिग्रीज हैं। ये आज की क्योंकि आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो उसमें मैं ये आपको इंट्रोडक्शन वाला ही बता रही हूँ। पीएचडी और जी। साइट डी में क्या डिफरेंस है कि पीएचडी में आपने रिसर्च और प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। पीएचडी में मेनली रिसर्च होती है, क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है लेकिन वो बहुत कम होती है। इसका कोर्स वर्क ये डिपेंड करता है, 4 साल से लेकर 4-5 साल लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च वर्क कब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और
इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ, अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप सिर्फ जो क्लिनिकल, सॉरी, जो टीचिंग वाली साइड है, जिसमें यूनिवर्सिटी के जो आपको अभी मास्टर्स में पढ़ाएंगे भी, वो ज़्यादातर पीएचडी के लोग होंगे, जिन्होंने खुद पीएचडी या तो पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर चुके हैं। और साथ में थोड़ी बहुत इंटर्नशिप होती हैं। साइट डी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होता, ये इंटरनेशनली होता है, इंग्लैंड में करवाते हैं, यूके यूएसए वगैरह में करवाते हैं। तो इन दोनों में दोनों हैं एक ही तरह की, लेकिन थोड़ा सा बस यही डिफरेंस है कि वो साइट डी में आपने थोड़ी और डीप रिसर्च होती है या डीप इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं। जी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के रिसर्च, लाइक ये अगेन वही हिस्ट्री है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। 1991 में क्लिनिकल साइकोलॉजी की पहली मूवमेंट आई थी, कह रहे कि टर्म लोगों को पता चली थी। जी। इसमें इसके बाद ये कुछ मॉडल्स हैं, ये आप बेशक स्किप भी कर सकती हो तो कर लेना। अच्छा, अब आपने मतलब एडमिशन प्रोसेस क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, वो यही है कि आपने सबसे पहले तो आपके पास बीएस की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की, जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी में होती है, एचईसी वेरीफाइड यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद अभी जो पाकिस्तान में 2027 के इनटेक में होगा कि आपने मास्टर्स में या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपने टेस्ट देना है। जैसे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज थी वो अपना टेस्ट कंडक्ट करती थी, जैसे इस्लामाबाद में रिफा यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने किया अपना एमएस, वो अपना टेस्ट कंडक्ट करती थी जब मास्टर्स में या पीएचडी में एडमिशन लेते थे देने के लिए। लेकिन अब क्या है, इसकी जीआरई एक टेस्ट है, या गैट गैट का टेस्ट है, वो जी। देना है आपने। उसमें आपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज है वो अचीव करनी है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है और फिर उसके बाद आपके एडमिशन्स होते हैं। ये 2027 का जो इनटेक होगा उसमें अब एचईसी ने ये पॉलिसी रख दी है कि जिसने भी मास्टर्स या पीएचडी करना है वो पहले टेस्ट देंगे। पोस्ट डॉक्टोरल इंटर्नशिप ये है कि जो आप पीएचडी लेवल पे इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, कि ये वो क्या है, इसमें क्या होता है कि आपने क्लिनिकली सुपरवाइज्ड आवर्स, कुछ स्पेसिफिक आवर्स होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। अब जैसे एमएस में है तो वो आपने 300 चाइल्ड के और 300 एडल्ट के अपने आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। मतलब आपकी 300 आवर्स ऑलमोस्ट बनते हैं 3 to 4 मंथ्स में कवर होते हैं। तो वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ही परमिशन वगैरह देती है कि आपने क्लिनिक, वही आपको को क्लिनिक्स की तरफ रेफर करती है ताकि आप उधर जाके इंटर्नशिप करो। और ये भी कोर्स का क्या एक इम्पोर्टेंट कोर्स वर्क का हिस्सा है, क्योंकि इसके बगैर जी। आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती। पोस्ट डॉक्टोरल इंटर्नशिप ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स की होती है। जैसे आप अगर मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स में भी 1 साल की इंटर्नशिप है। 1 साल आपका, जो मास्टर्स का 2 साल है, तो 1 साल में आपका कोर्स वर्क होगा, दूसरे साल में आपकी इंटर्नशिप भी होगी और रिसर्च भी होगी। तो इस तरह से ये होता है। इसके बाद लाइसेंस है। लाइसेंस में वो यही है, सीईयूज, जैसे मैं आपको बता रही थी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट्स। तो ये अपने सीईयूज वो होते हैं कि जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर्स वर्कशॉप्स लेते हैं ना, वर्कशॉप्स लेते हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स का अटेंड करते हैं। एक तरह की ट्रेनिंग होती है कि आपने ऑन गोइंग ट्रेनिंग लेते रहना है। क्योंकि ऑन गोइंग ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि एक तो आपने सर्टिफिकेशन मेंटेन रखनी है उसके लिए, दूसरा उसके बाद आपने क्या करना है कि हर साल कुछ ना कुछ नया आता है, तो वो जब आपको कोई नई लर्निंग करनी है तो उसके लिए सी यूज़ इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर कोई आप एडल्ट का कर रही हो तो उसके अंदर एडल्ट में भी आपने इंटर्न सॉरी सी यूज़ या ट्रेनिंग्स वगैरह लेनी होती है। इसके बाद एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम किधर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में आप लेक्चर्स दे सकती हो, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में, साइकेट्रिक क्लिनिक्स में, ऑटिज्म क्लिनिक्स में काम कर सकते हो एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। बाकी आप अगर ऑनलाइन थेरेपी प्रोवाइड करती हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर आपके पास एमएस है तब। प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो एमएस कंप्लीट करने के बाद।
और अगर पीएचडी की हुई है तो भी आप कर सकते हो। इसके बाद क्या है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता क्या है। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप डायग्नोसिस दे सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हो, सुपरविजन दे सकती हो, किसी को टीचिंग मतलब कोर्सेज करवा सकते हो, कोई सब्जेक्ट साइकोलॉजी रिलेटेड पढ़ा सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो, रिसर्च राइटिंग। और इसके अलावा थेरेपी सेशंस अगर देने हैं एडल्ट में या चाइल्ड में दोनों में, तो वो भी आप दे सकते हो। आईबीए अगर किया है तो आप उसमें मैनेजमेंट प्लान भी बना सकते हो बच्चों का। लेकिन वो तब अगर आपने आईबीए कर लिया है तो। या आप अगर आईबीए नहीं किया हुआ, सिर्फ आप पास आईबीटी है या आईबीटी भी नहीं है, सिर्फ आप बिहेवियर थेरेपिस्ट हो, तो फिर आप मैनेजमेंट प्लान डिजाइन नहीं कर सकते। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ साथ आप एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हो। जैसा जो स्कूल्स हैं, जैसे बिकन हाउस है, रूट्स है, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं, ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ क्लाइंट्स की काउंसलिंग करनी होती है, कोई डायग्नोसिस वगैरह नहीं देना होता उनकी, कोई किसी भी क्लिनिकल जो डिसऑर्डर है उसको डायग्नोज नहीं करना होता, सिर्फ काउंसलिंग देनी होती है। काउंसलिंग में क्या है कि उनको एक तरह की आपने लाइफ की आपने एक जैसे सजेशन होता है वो देना देना होता है कि आप वो काम कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें। साइकाइट्रिस्ट थोड़े डिफरेंट। हेलो। ओके, साइकाइट्रिस्ट क्या है कि साइकाइट्रिस्ट के लिए तो एमएस की डिग्री, सॉरी एमबीबीएस की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ऐसा जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन फिर एज ए साइकाइट्रिस्ट करते हैं। तो वो क्लिनिकल साइको और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जो ये जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, एज अ साइकाइट्रिस्ट आप हम्म। प्रिस्क्राइब करनी होती है। अह, लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। और जो साइकाइट्रिस्ट है वो थेरेपी सेशंस नहीं दे सकता, वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही देते हैं। ये डिफरेंस है हम्म। साइकोलॉजिस्ट में और साइकाइट्रिस्ट में। और इसके बाद एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप सोशल हेल्थ वर्कर भी काम कर सकते हो। सोशल हेल्थ वर्कर क्या है कि आपने सिर्फ जिस तरह एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है ना, उसी तरह से आपने क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनके उनको एक तरह की डायरेक्शन देनी है, ठीक है, उनको गाइडेंस देनी है। ठीक है, जैसे अब होते हैं करियर काउंसलर्स, होते हैं करियर काउंसलर्स क्या करते हैं कि आपने किसी भी स्टूडेंट को उसकी फील्ड के बारे में बताना है कि उसको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, उसका स्कोप क्या है, और वो किस तरीके से कर सकता है फील्ड चूज, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। एज ए सोशल हेल्थ वर्कर भी आपने जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे अगर आप मास्टर्स कर रही हो या अगर आपने बीएस किया है तो उसमें आपका सोशल वर्क का एक वो होगा, कोर्स वर्क होगा। इसमें क्या होता है कि एज अ सोशल वर्कर आपने कम्युनिटी में जाके कोई भी ऐसा काम या प्रोजेक्ट करना होता है जो कि कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होता है। सोशल हेल्थ वर्कर भी आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो भी कर सकते हो। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर क्या करते हैं कि क्लिनिकल सेशंस लेते हैं, उसके अलावा डायग्नोसिस देते हैं, असेसमेंट्स करते हैं, और ये हॉस्पिटल्स में काम करते हैं।
क्लिनिक्स में काम करते हैं या फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ऑनलाइन थेरेपी सेशंस लेते हैं। इसके बाद स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या है? स्कूल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ये दोनों सेम होते हैं। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड है ये,